लॉकडाउन। चारों तरफ देश में लॉकडाउन चल रहा था। सब अपने अपने घरों में बंद थे। कुछ लोग अपनी जिंदगी आराम से बिता रहे थे, पर कुछ के लिए खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा था। इनमें से ही एक परिवार था जिसमें माँ, बाप, बेटा सोनू और बेटी सांची रहते थे। सोनू थोड़ा घमंडी स्वभाव का था। उसे अपने आसपास के लोगों से भी कोई मतलब नहीं था। सांची बड़े दयालु और सरल स्वभाव की थी। सोनू और सांची में कभी नहीं जमती थी। किसी न किसी बात पर हमेशा दोनों में टकरार चलती रहती थी। सोनू, तूने फिर से सारी किताबें फैला दी। इन्हें मैंने अभी तो सजाया था। तो फिर सजा देना। कौन सा तुझे स्कूल जाना है? सारा दिन घर में ही तो रहती है तू। तू भी तो घर में ही रहता है, कुछ तू भी कर लिया कर। सोनू अपने कमरे से बाहर चला जाता है और किचन में जाकर बिस्किट खाने लगता है। उसमें से कुछ खाता है और कुछ जमीन पर फेंक देता है। तभी अचानक उसकी माँ वहाँ आ जाती है और सोनू को डांटने लगती है। सोनू, तू ये क्या करता रहता है? तुझे पता है ना बाहर लॉकडाउन चल रहा है। कुछ भी सामान बाजार में बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। तुझे क्या, तुझे तो सिर्फ बर्बाद करना आता है। माँ की आवाज सुनकर सांची भी वहाँ आ जाती है और सोनू की इस हरकत को देखकर थोड़ा दुखी हो जाती है। तभी सांची अपनी बालकनी से नीचे देखती है कि सामने वाली बूढ़ी आंटी के घर के बाहर आगे लोगों की लंबी कतार लगी होती है। सांची अपनी माँ से पूछती है, माँ, यहाँ नीचे लाइन किस लिए लगी है? बाहर तो लॉकडाउन है ना? हाँ बेटा, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा और सामने वाली आंटी खाना बांटती हैं, इसीलिए वहाँ लंबी लाइन लगी हुई है। माँ, क्या हम उन लोगों की मदद नहीं कर सकते? हमारे पास पैसे भी है, तुम पापा से कहो ना कुछ करने को। ये बात सोनू कोने में खड़ा सुन रहा था। तू पागल हो गई है क्या? हम अपने पैसे की कोई भी चीज उन्हें क्यों दें? तभी फोन की घंटी बजती है और सोनू की माँ फोन उठाती है। आप कहाँ हैं? कब आएंगे? मैं नहीं आ पाऊंगा उमा। इस समय मैं हैदराबाद में हूँ और लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं आ पा रहा। तुम सब अपना ख्याल रखना। सांची की माँ बहुत उदास होकर सोचने लगती है। ना जाने उसके पति को कभी खाना भी मिल पाएगा या नहीं। होटल भी बंद है, रेल, बस सभी कुछ तो बंद है। इधर सोनू की मस्ती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो हमेशा माँ को परेशान करता रहता है। कभी ये बना दो, कभी वो बना दो। आज ये नहीं खाऊंगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत जाता है। सोनू के पापा घर नहीं आए हैं। सांची और उसकी माँ हमेशा पापा के लिए परेशान रहते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, क्या कर रहे होंगे? उधर सोनू के पापा जब भी फोन करते अपनी परेशानियों के बारे में कभी नहीं बताते, क्योंकि खामखा माँ परेशान होगी। एक दिन की बात है, सोनू सारा खाना ये कहकर छोड़ देता है कि उसे खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। माँ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम आजकल अच्छा खाना क्यों नहीं बनाती हो? ये भी कोई खाना है? मैं नहीं खाऊंगा, इसे ले जाओ यहाँ से। सोनू, क्या तरीका है ये माँ से बात करने का? वहाँ लोगों को खाना भी नसीब नहीं हो रहा। पापा भी अभी तक घर नहीं आए। कहाँ से आएगा खाना? अगर तुम खाना यूं ही वेस्ट करते रहे तो हमें भी सामने वाली आंटी के दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़ा होना पड़ेगा। जा ना यहाँ से, क्यों दिमाग खा रही है? जा अपना काम कर। तभी मोबाइल पर पापा का वीडियो कॉल आता है। वीडियो कॉल से, बच्चे कैसे हैं? ठीक है, आप कैसे हो? कुछ खाया या नहीं? आप बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ उमा, मैं थोड़ा परेशान हूँ, क्योंकि खाना लेने के लिए रोज लाइन में खड़ा होता हूँ, तब जाकर खाना मिलता है। पापा मम्मी से बात कर रहे थे तो पास ही बैठा सोनू सब सुन रहा था। अचानक सोनू पास आता है और मम्मी से मोबाइल लेकर पापा से बात करने लगता है। पापा, आपने अभी क्या बोला? आपको खाने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है? बात करते करते सोनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो माँ को मोबाइल देकर अपने कमरे में चला जाता है। ये देखकर सांची सोनू के कमरे में जाती है और पूछती है, सोनू क्या हुआ? तेरी आंखों में आंसू?
हाँ सांची, मैंने कभी नहीं सोचा कि खाने के लिए हमारे पापा को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। सोनू ये बात कहकर रोने लगता है। रो मत सोनू, तुझ पर आंसू अच्छे नहीं लगते। तू बस खाना वेस्ट करना छोड़ दे। यदि तू नहीं खाएगा तो हम ये खाना किसी और को दे देंगे। हम कम से कम एक की तो मदद कर सकते हैं। जो लोग नीचे लाइन में खड़े हैं वो भी तो किसी न किसी के पापा है ना सोनू। सांची और सोनू की बात सुनकर उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है। सोनू माँ से कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी भी खाने की कोई चीज वेस्ट नहीं करूँगा। सांची तू भी मुझे माफ कर दे, तुझे भी अब नहीं सताऊंगा। बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी भी चीज को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा समय चल रहा है जहाँ हर एक चीज की कीमत है। जादुई दवा। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। मेरा एक दोस्त आदित्य गांव से शहर आया था, पर न जाने क्यों वो कुछ उदास और बीमार बीमार सा लग रहा था। अरे आदित्य, ये क्या हुआ तुमको? पता नहीं दोस्त, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक से मुझे बहुत कमजोरी सी महसूस हो रही है। आदित्य, मैंने कहा ना बिस्तर से मत उठो। माँ, मुझे थोड़ी खुली हवा में जाने दो ना, मुझे घर में अच्छा नहीं लग रहा। आदित्य की माँ उसकी इस बीमारी से काफी परेशान थी। किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। उसे डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आदित्य ने जो गांव में सबके साथ मिलकर चिकन खाया था उससे वो बीमार हो गया है। तो बहुत चिंता हो रही है आदित्य की। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बीमारी आजकल गांव और शहर में फैल रही है चिकन खाने से, वो हमारे आदित्य को तो नहीं हो गई है। शाम का वक्त था। कुछ दोस्त आदित्य से मिलने के लिए उसके घर आते हैं, क्योंकि वो काफी दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। हेलो आदित्य, कैसे हो तुम? जब आदित्य युवराज से हाथ मिला रहा था तो युवराज ने क्या देखा कि उसके हाथ में तो अजीब तरह से धब्बे पड़े हुए हैं। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कहीं तुम्हें वायरस वाली बीमारी तो नहीं हो गई है? युवराज आदित्य की मम्मी से, आंटी, इसे तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। कहीं ऐसा तो नहीं है इसे वायरस वाली बीमारी हो गई है। दोस्तों, आदित्य से दूर ही रहो, कहीं ऐसा ना हो जो बीमारी आदित्य को हुई है वो हमें भी हो जाए। युवराज अचानक से अपना हाथ देखकर चुप हो जाता है। ये देखो, इसके जैसे धब्बे मेरे हाथों में भी आने लगे हैं। बाप रे, मुझे भी ये बीमारी हो गई। युवराज अपने घर जाता है और अपने पापा से कहता है, पापा पापा, देखो ना मेरे हाथों में कैसे धब्बे पड़ रहे हैं। आदित्य अभी गांव से आया है। मैं उसको देखने के लिए उसके घर गया था और मैंने जैसे ही उससे हाथ मिलाया, कुछ ही देर में ये धब्बे मेरे हाथों में भी आ गए। पापा, जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है। युवराज अपने पापा से बात करते करते अचानक बेहोश हो जाता है। उसके पापा घबरा जाते हैं और उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर, इसे क्या हो गया है? जल्दी चेक कीजिए ना। ये तो बेहोश हो गया है। डॉक्टर चेक करते हुए, सुनिए, क्या खाया है इसने? नहीं डॉक्टर, इसने कुछ भी बाहर का नहीं खाया है। अपने दोस्त से मिलने गया था और वहाँ उसने जब उससे हाथ मिलाया तो उसके हाथ में इसने ये धब्बे देखे थे और जल्दी से इसके हाथ में भी वही पड़ गए। डॉक्टर साहब, ये कैसी बीमारी है? मेरा लड़का ठीक तो हो जाएगा ना? ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये छुआछूत की बीमारी है। ये हाथ मिलाने से, मीट मांस खाने से हो रही है। डॉक्टर युवराज को इंजेक्शन लगाते हैं और पिताजी उसे घर लेकर आ जाते हैं। युवराज की बीमारी की खबर पूरे दोस्तों में फैल गई। सब लोग उसके घर आने से कतराने लगे, लेकिन आदित्य को बहुत ही चिंता हो रही थी, क्योंकि ये बीमारी उसकी वजह से ही युवराज को हुई थी। और आदित्य सोचने लगता है कि क्या करे, क्योंकि उसको जो बीमारी हुई है वही बीमारी युवराज को भी हो गई है।
आदित्य अपने कमरे में बैठकर भगवान से प्रार्थना करता है। तभी वहाँ पास में रखी एक दवा की शीशी से आवाज आती है। आदित्य इधर देखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, घबराओ मत। आदित्य इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे एक दवा की शीशी हिलती हुई नजर आती है। तुम बोल सकती हो? तुम मेरी मदद कैसे करोगी? सुनो आदित्य, कल जब सुबह धूप निकले तब तुम इस दवा बोतल में पानी भरकर धूप में रख देना। 10 मिनट के बाद वो पानी तुम पी लेना और अपने दोस्त को भी पिला देना और कुछ देर धूप में ही रहना, क्योंकि तुम्हें जो बीमारी हुई है वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ये किसी और को ना हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। सुबह होते ही आदित्य उस दवा की बोतल में पानी भरकर धूप में रख देता है और घड़ी देखने लगता है। जैसे ही 10 मिनट पूरे होते हैं वो उसमें से पानी पी लेता है और थोड़ा पानी बचा लेता है अपने दोस्त युवराज के लिए और थोड़ी देर धूप में बैठता है। आदित्य जैसे ही पानी पीता है उसके सारे धब्बे हाथ पर के गायब हो जाते हैं और वो ठीक हो जाता है। अपने ठीक होते ही वो दवा की शीशी को लेकर दौड़ता है, युवराज के घर जाता है और उसे सारी बात बताता है और फिर उसे वो पानी पिला देता है। युवराज की बीमारी भी ठीक हो जाती है। दवा की शीशी, आज तुमने मेरी बहुत मदद की है, धन्यवाद। क्या हम जान सकते हैं कि इस बीमारी से धूप का क्या रिलेशन है? धूप से हमें ऊर्जा मिलती है। हमें कभी कभी अपने शरीर को धूप दिखानी जरूरी होती है, पर हम जितना सहन कर सके उतना ही। कई सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो धूप लेने से खत्म हो जाती हैं। कभी कभी डॉक्टर लोगों को भी समझ नहीं आता। उस शीशी की बात सुन आदित्य युवराज अपने दोस्तों के पास जाते हैं और उन्हें अपने ठीक होने की खबर देते हैं और साथ ही साथ उन्हें धूप के बारे में जानकारी देते हैं। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी कभी धूप में भी खेलना चाहिए। धूप हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है।